जयपुर राज्य पर गंगाराम अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई संजू राम अपने पत्नी विमला के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान पर रहते थे, क्योंकि उसके पत्नी विमला को अपने पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। जयपुर राज्य पर गंगाराम और सुनीता अपने पिता राजा राम को बहुत सेवा करते थे। एक दिन संजू राम और उसकी पत्नी विमला अपने छोटे भाई के घर जयपुर आते हैं। छोटे भाई अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था। उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी लोग एक साथ बैठकर खाए। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना है। लेकिन सुनीता, पिताजी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी तबीयत सही नहीं रहती है। कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ओ जी, भैया भाभी भी आए हुए हैं, तो आज पिताजी को भैया भाभी के पास रुकने के लिए बोल देते हैं। एक दिन के लिए भैया भाभी पिताजी का ध्यान रखने के लिए मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की तो बात है, बस हम दोनों मंदिर जाकर वापस आ जाएंगे। ठीक है सुनीता, तुम जाकर भैया भाभी को बुला कर लाओ, फिर हम दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गंगाराम और उसकी पत्नी सुनीता मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद राजा राम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और राजा राम अपने बड़ी बहू विमला से कहता है, अरे जाओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बुढ़ापे? सुनो बड़ी बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरा अंतिम समय चल रहा है। तो तुम गंगाराम और छोटी बहू सुनीता को वापस बुला लो। वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। तभी विमला कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, अरे ऐसा लग रहा है कि इस बूढ़े का जाने का समय हो गया है, या जरूर जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है जायदाद का बंटवारा करने का। जायदाद का बंटवारा भी हो जाएगा और हम दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी से दूसरे गांव में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी विमला अपने पति संजू राम को जाकर बता देती है और संजू राम अपने पिता के पास आता है और फिर कहता है, क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज्यादा ही खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम दोनों भाइयों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जल्दी से गंगाराम और छोटी बहू सुनीता को वापस बुला लाओ। लेकिन पिताजी, मैंने देखा कि वह तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारी माँ ने पैसे बचा बचा कर कर्ज किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा करके रखा है, ताकि तुम दोनों भाइयों को कभी भी पैसों की कमी महसूस ना हो। पैसों के बारे में तुम्हारी माँ ने मुझे बताने के लिए मना किया था, ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ। लेकिन यह मेरा अंतिम समय है, तो मैं तुम दोनों को उस धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। हाँ बेटा, हम दोनों ने जो कुछ भी धन कमाया है, वह हमने मिट्टी के बर्तन में भरकर छुपा दिया है, ताकि उस धन को कोई चुरा ना सके। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस धन को आपस में बराबर से बांट ले। राजा राम के इतना कहते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे बुढ़े, कम से कम यह तो बता देता कि धन कहाँ छुपा कर रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे उस धन को? लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप इस धन के बारे में अपने छोटे भाई को बिल्कुल मत कहना। मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं। अरे क्या तुम्हारे ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते जाना। लेकिन हम पूरे धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी गंगाराम के रहते हुए। वह भी तो हमारे साथ ही रहेगा ना, उसे भी तो पता चल ही जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक तरकीब है, आप कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए।
इतना कहने के बाद विमला संजू राम को पिताजी के धन को ढूंढने की तरकीब बताने लगते हैं। तभी संजू राम कहता है, अरे वाह भाग्यवान, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। थोड़ी ही देर बाद गंगाराम और सुनीता भगवान के दर्शन करके अपना घर वापस लौट आते हैं। अरे पिताजी, क्या हो गया आपको? पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताजी। तभी यह सब देखकर गंगाराम कहता है, पिताजी उठो ना पिताजी। भैया ये सब कब हुआ? तुम्हारे आने से 20 मिनट पहले हुआ। पिताजी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। गंगाराम पिताजी अब नहीं रहे हमारे साथ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका आखिरी समय में आपके साथ नहीं था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार कर लेते हैं। फिर जैसे तैसे कुछ महीने बीत जाते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म भी खत्म हो जाती है और अब घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन संजू राम अपने छोटे भाई गंगाराम से कहता है, सुनो भाई गंगाराम, अपने पिता के गुजरे कई महीने हो गए हैं, उनका सब क्रियाकर्म भी खत्म हो चुका है, तो तुम अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने यह घर, जमीन, जायदाद और यहाँ की सारी खेत और धन को मेरे नाम कर दिया है। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी कभी मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, वह तो मुझे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। पिताजी के आखिरी समय में हम उसके साथ थे। पिताजी बोल रहे थे कि गंगाराम को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं इतना बीमार हूँ, फिर भी वह दोनों घूमने के लिए निकल गए। पिताजी के आखिरी समय में हम थे, हमने सेवा की थी पिताजी की, इसीलिए वह सारी संपत्ति तुम्हारे भैया के नाम कर दिया। ये सब सुनकर गंगाराम बहुत उदास हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर थोड़ी ही देर बाद गंगाराम कहता है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है। पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बात सही नहीं है। भाई गंगाराम, मुझे पता था कि तुम हमारे बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं गांव के मुखिया को बुलाया है, वह थोड़ी ही देर बाद आते ही होंगे। थोड़ी ही देर बाद गांव के मुखिया जी वहां पर पहुंच जाते हैं और राजा राम के लिखी हुई जायदाद के कागज को पढ़ते हैं। मैं राजा राम इस कागज पर जो कुछ भी लिख रहा हूँ वह सब अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे घर के सारे खेत, मेरी सारी संपत्ति मेरे सबसे बड़े बेटे संजू राम के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम। गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन इसके नाम कर रहा हूँ। मुखिया जी, सच में इस कागज पर जो लिखा है वह मेरे पिताजी ने लिखी है। गंगाराम, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब तुम्हारे पिता राजा राम ने लिखी है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है, तो ये बात सच है। अरे मुखिया जी, इनका वजह मैं बताता हूँ। मेरे भाई गंगाराम और उसकी पत्नी सुनीता दोनों मेरे पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और मेरे पिता के ऊपर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये दोनों शहर घूमने चले गए। पिताजी इस बात से बहुत नाराज थे। मैं और विमला पिताजी के बहुत सेवा करते थे, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। नहीं नहीं मुखिया जी, यह सब कुछ झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी के बहुत ध्यान रखते थे और पिताजी भी हमारे साथ बहुत खुश थे। हाँ गंगाराम, लेकिन इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुखिया के इतने कहते ही संजू राम और विमला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी संजू राम मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, अब आप गंगाराम को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपने पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाएं। तभी गंगाराम उदास होकर कहता है, भैया ये सब आप क्या बोल रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे अपने पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया जी कहते हैं, देखो गंगाराम, तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार हमारे गांव के बाहर वाली झोपड़ी और वहां की जमीन तुम्हारा नाम है और तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वह झोपड़ी तो पूरी खराब है, वह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जैसा तुमने पिताजी की सेवा की है वैसा ही उन्होंने तुम दोनों को फल दिया है, और हम दोनों ने जैसा पिताजी की सेवा किया था बिल्कुल वैसा ही पिताजी ने हमें भी फल दिया है। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पिताजी कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों भी पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही पिताजी का बहुत सेवा भी करते थे। देखो मुखिया जी, आप इन दोनों को समझा दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहसबाजी ना करें। चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाएं। देखो गंगाराम, तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार ही ये घर तुम्हारे बड़े भाई संजू राम और उनकी पत्नी की है। अगर ये दोनों नहीं चाहते तो तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ से जाना ही होगा। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ मुखिया जी, क्योंकि इसने पिताजी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है इन दोनों ने। इन्हें इनकी सजा तो मिलना ही चाहिए। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, यह घर अब अपना नहीं रहा। लेकिन सुनीता, पिताजी हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी मुझसे नाराज होते तो वह मुझसे जरूर कुछ ना कुछ कहते। पता नहीं जी, अब हम अपना किस तरह गुजारा करेंगे। पता नहीं भैया भाभी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुनीता, हम दोनों ने पिताजी के इतने सेवा की और पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसमें भैया भाभी की क्या गलती है? चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर रहकर अब कोई फायदा नहीं है। फिर वे दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से चले गए। तभी संजू राम ने अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है आपका। पिताजी के छुपाई हुई धन भी अपनी हो गई और सारी की सारी जायदाद भी अपनी हो गई। वह तो अच्छा हुआ कि हमारे पिताजी के मरते हुए पिताजी के हाथ से अंगूठे का निशान ले लिया था, इसीलिए हम दोनों ने आपके छोटे भाई को इस घर से भगा सके। अब तो पिताजी के सारे जायदाद भी अपनी और घर भी अपनी। अब तो पूरे आराम से पिताजी के छुपाए हुए धन को ढूंढेंगे। थोड़ी ही देर बाद मुखिया जी गंगाराम के पास जाते हैं। पता नहीं गंगाराम, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सेवा किसने सबसे ज्यादा की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद की कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हम दोनों के लिए इतनी नफरत थी, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ गंगाराम, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब मैं चलता हूँ और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर गंगाराम अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी हमसे नफरत नहीं करते थे। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। और आप कल ही मुखिया जी के पास जाना, मुखिया जी आपको कोई ना कोई काम जरूर देंगे। अब चलो साफ सफाई करके सामान रखते हैं। फिर सुनीता अंदर जाती है और उस घर को साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद घर के अंदर से सुनीता आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर गंगाराम पहुँच जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए जी, साफ सफाई करते हुए मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले हैं। क्या हो सकता है इसमें? खुलकर देखता हूँ। फिर गंगाराम उस घड़ा को खोलता है और वह सभी घड़े सोने चांदी से भरे हुए थे। तभी गंगाराम कहता है, अरे सुनीता, पिताजी ने इसलिए हमें यह झोपड़ी दी है ताकि यह सारा खजाना हमें मिल सके। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर गंगाराम मुखिया के घर जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर मुखिया जी को सारी बात बता देता है। फिर मुखिया जी उन घड़ों को देखने के लिए गंगाराम के साथ गंगाराम की झोपड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में ये सारी बातें पूरे गांव में फैल जाती है। फिर एक दिन गांव का एक आदमी संजू राम के पास आता है और फिर कहता है, अरे भाई, गजब हो गया, बहुत ही गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे भाई के झोपड़ी से 4-5 सोने चांदी से भरे हुए घड़े मिले हैं। तभी संजू राम हैरान होकर कहता है, अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे भाई, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारे भाई के झोपड़ी से सोने चांदी से भरे हुए घड़े मिले हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। यह बात पूरे गांव में सबको पता है और तुम्हें नहीं पता।
संजू राम अपनी पत्नी विमला से कहता है, पिताजी के सारे मटके उस झोपड़ी में छुपा कर रखे थे, चलो चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों अपने छोटे भाई के झोपड़ी के पास जाते हैं। वहां पर पहुंचकर संजू राम अपने छोटे भाई से कहता है, ये सब मेरा है, पिताजी मेरे लिए इस धन को झोपड़ी में छुपा कर रखे थे। इसका मतलब खजाने के बारे में आपको पहले से ही मालूम था। हाँ, मुझे पहले से ही मालूम था। पिताजी ने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह सारा धन कहाँ रखा है। आपने तो मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, लालची और धोखेबाज भाई हो। अगर मैं आपको इस बारे में बता देता तो इसे तुम कब का ले लेते। ये सब मेरा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तभी पास में ही खड़े मुखिया जी बोल उठे, संजू राम, तुम इस धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। कानूनी तौर पर यह घर गंगाराम का है और यहाँ की सारी चीज भी गंगाराम की ही होगी। मुखिया जी, यह कागजात नकली है, यह घर गंगाराम की नहीं है। पिताजी के मरते समय हम दोनों ने खाली पन्ने पर पिताजी के अंगूठे ले लिए थे और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लिया था। वाह संजू राम वाह, तुमने मरते हुए आदमी का अंगूठा ले लिया। यह काम करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी विमला बोली, मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही कहा था इनको करने के लिए, हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम दोनों को इसकी सजा भी मिलेगी। मैं अभी इसकी सूचना जयपुर राज्य के राजा महाराज वीर प्रताप को देता हूँ। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे, वह मुझे आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। पिताजी आखिरी समय में भी तुम्हें और मुझे बुलाकर इस धन के बारे में हमें बताना चाहते थे, लेकिन मैं लालच में आ गया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप यहाँ से दूर चले जाओ। संजू राम और उसकी पत्नी विमला वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं।